नमस्कार, स्वागत है आपका। टॉप 18 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। हेडलाइंस के बाद खबरों की तफसील। स्मार्ट मीटर के खिलाफ लगातार एहतजाज हो रहे हैं, प्रदर्शन हो रहे हैं। जम्मू के भगवती नगर के निवासियों ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने बिजली विभाग के खिलाफ नारे लगाए। सामाजिक कार्यकर्ता साहिल शर्मा ने कहा कि बढ़ती कीमतों से आम आदमी पहले ही परेशान है और अब स्मार्ट मीटर ने लोगों की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन से इस मुद्दे पर ध्यान देने की मांग की, अन्यथा उन्होंने चेतावनी दी कि बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। नंबर 31 के भगवती नगर चौक में अमरनाथ यात्री निवास के बिल्कुल बाहर आज ये प्रदर्शन आम जनता द्वारा किया गया है, क्योंकि स्मार्ट मीटर जो प्रशासन द्वारा लगाए गए हैं लोगों के घरों पे वो बिल्कुल नकारात्मक है। लोगों ने उसको स्वीकार नहीं किया है, क्योंकि पहले जो मीटर होते थे लोगों के घरों पे लगते थे और अब जो मीटर है इन्होंने 10 फुट 20 फुट की ऊंचाइयों पे लगाए हैं। एक तो इंसान अपनी रीडिंग नहीं नोट कर सकता, दूसरा जो मीटर पहले 250-300 रीडिंग बताते थे ये मीटर 500 550 रीडिंग बता रहे हैं। आप यकीन मानोगे, जिन लोगों का 800 से 1000 बिल आता था आज वही बिल 5 से 6000 आ रहा है, 10 से 12000 आ रहा है। मैं बिजली विभाग से पूछना चाहता हूँ, ये कैसे जस्टिफाई करेंगे लोगों के बीच में? क्या पहले जो मीटर थे उसमें ट्रांसपेरेंसी थी, लोग भी देख सकते थे, मीटर रीडर खुद आके नोट करते थे। इसका मतलब ये है कि इनको अपने ही कर्मचारियों पे जो है भरोसा नहीं है। इसी के मद्देनजर ये कड़ा प्रदर्शन भगवती नगर के चौक में रखा गया है। मेरा आप सभी मीडिया बंधुओं के माध्यम से एक निवेदन प्रशासन को है, अपील है कि ये मीटर हटाए जाए, नहीं तो इससे भी अग्रसर प्रोटेस्ट जो है हम लगातार करते रहेंगे और आने वाले दिनों में हम ये पुल भी ब्लॉक करेंगे, पुल बंद करेंगे अगर ये मीटर नहीं हटाएंगे तो। उधर जम्मू शहर के वार्ड नंबर 1 के निवासियों ने भी स्मार्ट मीटर के खिलाफ अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने स्मार्ट मीटर को माला पहनाया और मीटर से खपत का वास्तविक बिल देने का अनुरोध किया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद उनका बिल बढ़ा हुआ आ रहा है। उन्होंने विभाग से इन मीटरों को पुराने डिजिटल मीटरों से बदलने का अनुरोध किया। नमस्कार करते हैं और पूजा करते हैं, धूप दिखाते हैं कि भाई लीडरिंग थोड़ी सी कम दो ताकि लोग जिए और खाना खा सकें। इस तरीके से दुनिया नहीं चलेगी। हम यही कहते हैं कि इन स्मार्ट मीटरों को उठा लीजिए और पुराने जो डिजिटल मीटर थे उन्हीं को लगाइए। वो भी डिजिटल मीटर थे, वो कोई गलत मीटर नहीं थे, लेकिन ये इनकी जो स्ट्रेटजी है वो हमें समझ नहीं आई। बिल देखें स्मार्ट का, किसी का माइनस में आ रहा है, किसी का प्लस में आ रहा है और जिसने भरा हुआ है उसको भी बिल आ रहा है। तो लोग जो आम जनता है वो इतना परेशान है, तो विभाग है वो मीठी नींद सोया हुआ है, वो लोगों की सुध नहीं ले रहा, वो लोगों से परेशानी का हल निकाल नहीं रहा, उल्टा बोलता है कि वहां जाओ। और आपके माध्यम से मैं ये भी बताना चाहता हूँ हमारी जनता को कि 5 बार मोहल्ले में आग लग गई, तब ये स्मार्ट लोग कहाँ थे? मीटर में आग लगी तब ये लोग विभाग अपनी मीठी नींद सोए रहते हैं। तो लोगों को स्मार्ट पैसे ले रहे हो तो स्मार्ट तरीके से आप फैसिलिटी क्यों? आगे बढ़ेंगे। श्रीनगर में मिग 29 लड़ाका जेट स्क्वाड्रन को तैनात किया गया है। दुश्मनों के खतरों से निपटने के लिए लड़ाका तैयारी को तैनात किया गया है। चीन और पाकिस्तान के मोर्चे पर मिग 29 स्क्वाड्रन की तैनाती से तकवीयत मिलेगी। Graded MiG-29 is a versatile multi-role combat aircraft. Its capability includes the night vision capable cockpit, as well as it has increased fuel capacity, including the air-to-air refueling. We have also included the air-to-ground armament, which was not included earlier. Obviously, the biggest capability of this aircraft is are the pilots who are handpicked at the training stage to fly and train in this fleet to fly this lethal aircraft. The Srinagar airfield lies in the center of the Kashmir Valley and its general elevation is more if we compare it to plains. So strategically it is better to place an aircraft which has higher thrust to weight ratio, less response time due to proximity to the border, and is also equipped with better avionics as well as long range missiles and air to ground as well. So MiG-29 aircraft fulfills all these criteria, due to which they are very much capable of taking enemy at both the fronts. डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि वो पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसियों के साथ मसाइल के हल तक अमन नहीं होगा। दोनों मुल्कों के में दिल साफ होना चाहिए। दिखावट बहुत हो, मगर जब तक कश्मीर के मामले में
दोनों मुल्क ईमानदारी से नहीं बात करेंगे तब तक ये सब तमाशा, इस तमाशे को करते जाएंगे, साल होता जाएगा तमाशा, मगर ये मामला वही रहेगा। आज भी आप देखते हैं टेररिज्म शुरू है, गोलियां मारी जा रही हैं, फौजी मर रहे हैं, लोग मर रहे हैं, है या नहीं? अगर सचमुच अमन आ गया है तो फिर ये क्यों हो रहा है? क्योंकि वो समझते हैं कि अभी भी इसका फैसला नहीं हुआ है। अब उसको कौन समझाएगा कि भैया किसी न किसी तरीके से बातचीत से हो सकता है। लड़ाई से आप देख रहे हैं यूक्रेन में क्या हुआ, अमेरिका को कुछ नहीं हुआ, यूरोप बर्बाद हो रहा है, इकोनॉमिकली बर्बाद हो रहा है, और मारे कौन जा रहे हैं? यूक्रेन के लोग, उनका पूरा सब कुछ मुल्क खत्म हो रहा है। क्या मिलेगा? क्या सरहद बदलेगी? इसलिए इनको भी ये अपने दिमाग में दोनों मुल्कों को रखना चाहिए कि लड़ाई से कुछ नहीं होगा, बातचीत से मसला हल। जैसे चीन से बात कर रहे, 18 दफा बात हुई, हर हाथ पे बात हुई, फॉरेन मिनिस्टर के लेवल पे बात हुई, मैं मामला वहीं पर है। कहीं ना कहीं तो रास्ता निकालने की जरूरत है, दोनों मुल्कों को दिल साफ करना पड़ेगा। लेकिन कहते हैं कि कश्मीर में अमन है, इसलिए आज तिरंगा रैलियां मुनक्किद की जा रही जो अभी तक नहीं हुई है, और पिछले 30 सालों में कभी केरल बॉर्डर लोगों ने देखा नहीं था, आज बॉर्डर टूरिज्म प्रमोट है। मैं कहता हूँ बॉर्डर खोलिए कि हम लोग भी वो जो हिस्सा उनके पास है हम उसको देख सकें, तब हम मानेंगे सचमुच अमन आ गया है। तो फारूक अब्दुल्ला ने एक बार फिर से पाकिस्तान से मुज़ाकरात बातचीत करने की वकालत की है। वहीं भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करो तो उनकी तरफ से पाकिस्तान से बातचीत नहीं करने को लेकर आवाज बुलंद की जाती रही है। भारतीय जनता पार्टी के लीडर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, नेता अल्ताफ ठाकुर साहब, शुक्रिया और स्वागत है आपका न्यूज 18 JKLH पर। सबसे पहले फारूक अब्दुल्ला की इस बात पर आपकी प्रतिक्रिया चाहेंगे कि एक बार फिर से वो ये कहते नजर आए हैं कि पाकिस्तान से बातचीत बेहद जरूरी है और हम तैयार हैं। शुक्रिया सना। देखिए 9/11 अटैक, उड़ी, पठानकोट, पुलवामा अटैक और उसके बाद कश्मीर में 30 साल तक मिलिटेंटों को, दहशतगर्दों को भेजना और दहशतगर्दी यहाँ चलाना, और 30 साल के बाद, 32 साल के बाद आप देखिए 370 खत्म होने के बाद आज कश्मीर में पहली बार इन 70 सालों में, जब से 75 सालों में जब से आजादी मिली है जम्मू कश्मीर को, हिंदुस्तान को आजादी मिली है, कि आज बॉर्डर टूरिज्म खुल गया है और आज लोग बॉर्डर टूरिज्म को पसंद करते हैं। और आज आप देखिए श्रीनगर, कश्मीर का हर एक सिटी, हर एक टाउन, हर एक ब्लॉक, हर एक गांव में तिरंगा रैलियां निकल रही है, बच्चे शौक से उसमें जा रहे हैं। अब जहां तक फारूक साहब का बातचीत का मसला, देखिए है ये हमेशा उनका पॉलिटिकल एजेंडा है, महज कुछ चंद वोटरों की संपत्ति हासिल करने के लिए ये पाकिस्तानी एजेंडा यहाँ चला रहे। लेकिन जहां तक बातचीत का ताल्लुक है, अब अगर बातचीत होनी चाहिए तो वो बॉर्डर को चेंज करने की बात होनी चाहिए, क्योंकि हमारा जो हिस्सा है, जो पीओके आज पाकिस्तान के कब्जे में, उसमें बात होनी चाहिए। और अब वो वक्त आ चुका है कि बॉर्डर उसको चेंज के पीओके को जम्मू कश्मीर में लाया जाए। और जहां तक पाकिस्तान के साथ बातचीत करने का सवाल है, पाकिस्तान एक फेल मुल्क है, नाकाम मुल्क है, पाकिस्तान दहशतगर्दी की जंग हार चुका है। और किससे बात करे? ISI से बात करे, आर्मी से बात करे, किससे बात करें? पहले फारूक साहब को ये आइडेंटिफाई करना होगा कि ये ऐसा एक मुल्क है जहां भरोसा नहीं है कि दूसरे पल क्या हो सकता है। इसलिए पहले उसको ये आइडेंटिफाई करना चाहिए हमें किसके साथ बात करनी चाहिए। ठीक है अल्ताफ ठाकुर साहब, आपने कहा कि POJK का नक्शा बदलना चाहिए, हम तो ये चाहते हैं और ऐसा करने की कोशिश की जाए। इसी से जुड़ी हुई एक बात और फारूक अब्दुल्ला साहब ने कही, उन्होंने कहा कि जब सरहद खोल दिया जाए और जब हम उधर जा पाए और अपना जो हिस्सा है उसे हम देख पाए, तभी हम समझेंगे कि यहाँ पर अमन है और सब कुछ ठीक ठाक है। नहीं देखिए, आज मैं आपको बताऊं, आज फारूक साहब के उमर साहब यहाँ पैदल चल रही है, मैंने कहा तिरंगा रैलियां निकल रही है, आज कश्मीर में दहशतगर्दी खत्म हो चुकी है। और जहां तक अब फारूक साहब की तमन्ना है कि POK जाके बॉर्डर खोले जाए, हम वही बात कर रहे हैं कि POJK जो बॉर्डर है, बॉर्डर चेंज करने की बात हो रही है और वो हम करने जा रहे हैं। और फारूक साहब की जो तमन्ना है, बहुत जल्द फारूक साहब अपने जो जम्मू कश्मीर का हिस्सा, जो हिंदुस्तान का हिस्सा है, उसमें भी वो बड़ी अच्छी तरीके से वहां भी सैर को जा सकते हैं।
ठीक है। भारतीय जनता पार्टी अपनी बात पर कायम है, लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को जो विपक्षी नेता, विपक्षी पार्टियां वो घेरती इस बात को लेकर है कि जब पाकिस्तान इतना बुरा है और आपको मौजूदा वक्त में पाकिस्तान इतना बुरा लग रहा है, तो एक ऐसे वक्त में प्रधानमंत्री मोदी वहां आके पीएम से मिलने भी तो गए थे। जब इतने ही बुरे थे और इतना ही बुरा मुल्क था, तो मुलाकात करने क्यों पहुंचे थे? इस पर आपको घेरती है विपक्षी पार्टियां। अल्ताफ ठाकुर साहब, देखिए वाजपेयी जी ने कहा था कि हम दोस्त बदल सकते हैं, पड़ोसी बदल नहीं सकते। एक बात नहीं, चार बार हमने पाकिस्तान को यह चांस दे दिया और एक मैसेज दोस्ती की थी कि आप दहशतगर्दी जम्मू कश्मीर में बंद कर दीजिए। लेकिन पाकिस्तान एक तरफ बातचीत के लिए तैयार है। मोदी जी वहां गए, अटल बिहारी वाजपेयी जी वहां बस यात्रा करके चले गए। आपके सामने है 9/11 हुआ, ओडी हुआ, पठानकोट हुआ, जब हमने बातचीत की। इसलिए बातचीत का कोई अब मतलब नहीं है और बातचीत बराबर के मुल्कों में की होती है जो अपने बराबर हो। पाकिस्तान खसारा हो चुका है, पाकिस्तान कब टूटेगा इसकी गारंटी कोई देने वाला नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि दहशतगर्दी और बातचीत एक साथ नहीं हो सकती है। तो बीजेपी अपने उस पुराने स्टैंड पर कायम है कि दहशतगर्दी, आतंकवादी गतिविधियां और बातचीत एक साथ नहीं चल सकती हैं, और लिहाजा और मौजूदा वक्त में एक बार फिर से कहीं ना कहीं फारूक अब्दुल्ला कहते हुए नजर आए कि मुज़ाकरात यानी बातचीत ही मसले का हल है। बहुत शुक्रिया अल्ताफ ठाकुर साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी प्रतिक्रिया रद्द-ए-अमल देने के लिए। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कुछ और खबरों के साथ जल्द लौटेंगे। पार्टी कार्यालय में आयोजित की गई बैठक की अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष हरपाल सिंह गिल ने की, जबकि विधायक सतपाल सिंह सत्ती बतौर मुख्य अतिथि बैठक में शामिल हुए। माता चिंतपूर्णी मंदिर में वीवीआईपी दर्शन के लिए 1100 रुपए का शुल्क लगाने पर पूर्व मंत्री विक्रम ठाकुर ने सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि देवभूमि में मंदिरों में दर्शन के लिए 1100 रुपए का शुल्क लगाना दुर्भाग्यपूर्ण फैसला है। राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल ने चंडीगढ़ शिमला NH 5 पर चक्की मोड़ के पास बीते दिनों बारिश से हुए नुकसान और क्षतिग्रस्त हुए NH का जायजा लिया। इस दौरान डीसी सोलन मनमोहन शर्मा और अन्य विभागों के अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। वहीं बीजेपी विधायक पर कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने विवादित बयान दिया है और कहा है कि बलवीर वर्मा को एहसान मानना चाहिए कि वो कटोरा लेकर गाड़ी में सीएम के साथ क्यों बैठे। ऊना बीजेपी मंडल की बैठक पार्टी कार्यालय में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष हरपाल सिंह गिल ने की, जबकि विधायक सतपाल सिंह सत्ती बतौर मुख्य अतिथि बैठक में शामिल हुए। माता चिंतपूर्णी मंदिर में वीवीआईपी दर्शन के लिए 1100 रुपए का ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। आज 12 अगस्त है और आज के दिन को एंटी रैगिंग दिवस के तौर पर मनाया जाता है। इस अवसर पर श्रीनगर में वॉकथॉन का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं ने भाग लिया। इस वॉकथॉन का उद्देश्य लोगों को रैगिंग और इसके छात्रों के मनोविज्ञान पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव के बारे में जागरूक करना था। चिनार कोर, सेना और व्हाइट ग्लोब द्वारा इस वॉकथॉन का आयोजन किया गया। ये जो आज की रैली है, मुझे लगता है शायद हिस्ट्री कारवर्ट हो रही है बेसिकली, क्योंकि हमने देखा है कि पूरे हिंदुस्तान में जो रैगिंग है ये इसका मैनेज फैला हुआ था। फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहीं जाकर 2001 में शायद एक जजमेंट दे दी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये इलीगल है, और सुप्रीम कोर्ट ने रैगिंग को हर एक सूरत में बैन कर दिया। और करीबन मुझे लगता है 10 साल से ज़्यादा उर्सा हो गया है आज कि सरकार जाग चुकी है। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन अब आगे आ चुका है कि अब हर साल जो है 12 अगस्त को एंटी रैगिंग डे के तौर पे मनाया जाएगा, ताकि एक पैगाम चला जाए कि जो रैगिंग है ये कोई सही चीज नहीं है। इसकी जो जेनेसिस है कॉलोनियल एरा में है बेसिकली, और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में इस तरह की हरकतों को रोक देना चाहिए। जिला हेडक्वार्टर डोडा में कांग्रेस ने मरकजी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया। एहतजाजी रैली कांग्रेस दफ्तर से निकाली गई और पुराने बस स्टैंड से वापस होकर डीसी ऑफिस डोडा पर इख्तिताम पजीर हुई। एहतजाजियों ने कहा कि आदमी महंगाई की वजह से बहुत परेशान है, बेरोजगारी बढ़ रही है, आम आदमी की
कमर टूट रही है। उन्होंने आर्टिकल 370 को जल्द अज जल्द बहाल करने की मांग की। जम्मू कश्मीर में जल्द अज जल्द साथ ही साथ असेंबली इंतखाबात कराने का मुतालबा किया। जिला डोडा के कांग्रेस सदर शेख मजीद और सीनियर लीडर रियाज शेख और कांग्रेस के कई कारकुनान ने एहतजाजी मुजाहरे में शिरकत की। महंगाई जो है कहां से कहां पहुंच गई। यहाँ डीजल जो है कांग्रेस के वक्त में यहाँ 40 रुपये 45 रुपये लीटर डीजल था, आज 85-90 रुपये 100 से ऊपर चला गया। वही पेट्रोल का हाल है। वही यहाँ राशन नहीं मिल रहा है। यहाँ राशन की इतनी किल्लत हो गई है कि यहाँ का गरीब आवाम जो है राशन के बगैर दरबदर है, क्योंकि 5 किलो से एक आदमी का गुजारा नहीं हो सकता। यहाँ 25 किलो 30 किलो कांग्रेस की सरकार में मिलता था, लेकिन आज जो 2014 से लेकर आज तक यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, तो उन्होंने यहाँ पे सिर्फ दावे किए, खोखले दावे किए, लेकिन ज़मीनी सतह पे उनका कोई काम नहीं है, उनकी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। लोगों को एहसास हो चुका है, वक्त आने वाला है। अगर आप में हिम्मत है तो यहाँ पे जम्मू कश्मीर में असेंबली के चुनाव कराइए। अगर हिम्मत है चुनाव फेस कीजिए। आप चुनाव को पीछे क्यों करते हैं? कभी आप अर्बन डेवलपमेंट चुनाव की म्युनिसिपल कमीशन चुनाव की बात करते हैं, कभी आप पंचायत चुनाव की बात करते हैं, कभी किसी और चुनाव की बात करते हैं, कभी पार्लियामेंट चुनाव। आप मुझे बताएं, असेंबली की बात क्यों नहीं करते हैं? इनको पता है अगर असेंबली चुनाव होगा तो हम लोग नंगे हो जाएंगे, हमें वोट भी मिलेगा। ये जो 50 सीटें गिनते थे ना, हम मानेंगे, हम लिख कर देते हैं। अगर ये 5 सीटें भी क्रॉस करेंगे इस बार बीजेपी वाले, 5 सीटें क्रॉस नहीं करेंगे, इनकी हालत खराब है, इनकी बड़ी हालत खराब है। इंडियन नेशनल कांग्रेस वाहिद एक पार्टी है जो जम्मू कश्मीर को कई मंजिल पे ले सकती है। हिमाचल प्रदेश में राजधानी शिमला समेत कई जिलों में पिछले कई घंटों से बारिश का सिलसिला जारी है। बीते 24 घंटों में बारिश के नतीजे में मंडी और सोलन जिले के नालागढ़ समेत कई क्षेत्रों में खासा नुकसान हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 48 घंटे में कुछ इलाकों में भारी तबाही मचा सकते हैं, भारी पड़ सकते हैं। मौसम विभाग ने 13 अगस्त तक प्रदेश में येलो अलर्ट जारी किया है। राज्य आपदा प्राधिकरण की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार शनिवार सुबह तक प्रदेश भर में 2 NH समेत 395 सड़कें बंद पड़ी हुई हैं। इनमें से अधिकतर सड़कें ग्रामीण इलाकों में बंद हैं। सबसे ज्यादा 191 सड़कें मंडी जिले में बंद हैं। भूस्खलन के चलते मंडी में NH 21 और सोलन के चक्की मोड़ के पास NH 5 बंद है। रिपोर्ट के अनुसार बिलासपुर जिले में 41, चंबा में 11, हमीरपुर में 14, कांगड़ा में 7, किन्नौर में 5, कुल्लू में 38 और शिमला में 43, सिरमौर में 11, सोलन में 33 और ऊना में 1 सड़क पर आवाजाही बंद है। हालांकि सड़कों को खोलने का कार्य जारी है, लेकिन बार बार हो रही बारिश से इस काम में अड़चनें आ रही हैं। नुकसान की बात करें तो इस मॉनसून सीजन में 24 जून से 11 अगस्त शाम 6 बजे तक प्रदेश में 252 लोगों की मौत हो चुकी है और 32 लोग अब भी लापता हैं। कुल 280 लोग घायल हुए हैं। 918 घर बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं और 7,708 घरों को नुकसान पहुंचा है। इस दौरान 268 दुकानें और 2,571 गौशालाएं ढह गई हैं। इस बाबत लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि अवरुद्ध पड़ी सड़कों को खोलने का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है, लेकिन खराब मौसम बड़ी बाधा बन रहा है। बहुत त्रासदी और नुकसान जो है वो क्षेत्र में हमारे बागवानों का, सड़कों का जो है वो हुआ है। पिछले करीबन 4 दिन से मैं खुद जो है वो रोडू के, रामपुर के, ठियोग कुमारसन के दौरे पे था और मुख्यमंत्री जी भी पिछले 2 दिन से इस क्षेत्र के दौरे पे लगातार बने हुए हैं और चौपाल का उनका दौरा था, रामपुर का उनका दौरा था, रोडू का उनका दौरा था, जुब्बल कोटखाई का दौरा था और कुमारसन ठियोग का दौरा था और हर प्रभावित क्षेत्र में हम व्यक्तिगत रूप से गए हैं और बहुत नुकसान वहां पे केवल सड़कों का ही नहीं मगर सड़कों के साथ साथ जो बागवान हैं, उनके जो बगीचे हैं, मुझे हैरानी हुई ये देख के कि पूरे के पूरे गांव कई जगहों पे जो है वो भू संकलन की वजह से शिफ्ट हो गए हैं और उनके खसरा नंबर जो है वो चेंज हो गए हैं। अब इसमें हालांकि सरकार पूरा प्रयास कर रही है रिलीफ देने के लिए, मगर क्योंकि अभी इसमें रेवेन्यू रिकॉर्ड पूरी तरीके से तलाशना पड़ेगा तो उसको आने वाले समय में उसके ऊपर कार्रवाई होगी। मगर मुख्यमंत्री जी ने जो फौरी राहत
इस क्षेत्र के लोगों को दी है, मैं समझता हूं कि ये एक रामबाण की तरह इस क्षेत्र के लोगों के लिए इस दुख की घड़ी में उनको एक बहुत बड़ा। पांवटा साहिब से विधायक सुखराम चौधरी ने बादल फटने के बाद पैदा हुए हालात से निपटने के लिए प्रशासन के कार्यों की सराहना की। सुखराम चौधरी सिरमौरी ताल पहुंचे, जहां बादल फटने के बाद लापता 3 अन्य शवों को बरामद किया गया। यहां एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई। बहुत ना देखने वाली परिस्थिति थी, यहाँ दर्दनाक परिस्थितियां यहाँ थी। एक परिवार के 5 लोगों का दबके जो है मरना, ये हम सब के लिए बहुत दुखदाई है। आज मैं वॉलंटियर्स को भी और स्थानीय प्रशासन, एसडीएम पोंटा, तहसीलदार पोंटा साहब, नायब तहसीलदार, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के सभी अधिकारी कर्मचारी और अन्य डिपार्टमेंट के अधिकारी कर्मचारी और विशेष रूप से NHAI के जो यहाँ पर कर्मचारी हैं और जो यहाँ पर जो ठेकेदार हैं, उनको भी मैं अपनी ओर से उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि दिन रात मेहनत करके बहुत दलदल था, उन्होंने जो है 5 बॉडीज जो है रिकवर की हैं। बहुत बरसात का मौसम था, कल भी बहुत बरसात हुई और मैं आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय जी से विशेष रूप से आग्रह करना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ कि तुरंत वो इस इलाके का दौरा करें। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर युवाओं को बधाई दी है। चेन्नई में एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 में शिरकत करने पहुंचे उन्होंने 2047 से पहले भारत को एक विकसित देश बना की प्रतिज्ञा की। एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी में हुए मैचों में टीमों के प्रदर्शन पर उन्होंने खुशी जाहिर की। Today the world celebrates the International Youth Day and I would like to congratulate each and every one. Let us pledge that we're going to make India as a developed country before 2047. This is the time from Amrit Kal. The time starts now and youth will have a large role to play. And I'm sure on the International Youth Day we can pledge that in one area, at least in one area, we will make our contribution and work for the progress, unity of our country. And the target what we have set for 2047, a developed India, we are going to ensure that India achieves that mark. I am in Chennai today also to attend the Asian Championship Trophy 2023 and good to see the previous matches where teams have done well. The tournament is being held as per the international standards. Good to see the Indian team doing. चंबा के तीसा में हुए पुलिस वाहन दुर्घटना में नूरपुर निवासी सब इंस्पेक्टर की मौके पर ही मौत हो गई थी। पोस्टमार्टम के बाद पार्थिव शरीर को चंबा से नूरपुर लाया गया। राकेश गोरा का पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। जिला चंबा के तीसा से बैरागढ़ जा रहा पुलिस वाहन तरवाई नामक स्थान पर दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी और बहती सियोल नदी में जा गिरी थी, जिसमें सवार 11 लोगों में से 7 की मौके पर ही मौत हो गई थी। आज नूरपुर में एक हमारा ऐसा सपूत जो हिमाचल पुलिस में नए सब इंस्पेक्टर के पद पर तैनात था, वो अपनी सेवाएं देता हुआ कल चंबा में एक हादसा हुआ। चट्टान गिरने के कारण हमारे हिमाचल के, हमारे नूरपुर के, हमारे ज्वाली के जो नौजवान हैं शहीद हुए हैं। आज हमारा पूरा नूरपुर शहर गमगीन है। इतना प्यारा, इतना अच्छा स्वभाव राकेश गोरा का, जिसकी यादें आज भी हर जगह लोग कर रहे हैं कि बहुत ही अच्छा स्वभाव, हर किसी की मदद करने में आगे आता है। हाल ही 2-3 दिन पहले हमारे नूरपुर में शोभा यात्रा थी, उसमें भी उन्होंने अपने परिवार को भेजने का जो काम किया। ऐसा हादसा कल हुआ जिसके कारण वो शहीद हो गया। आज उसका रात को पार्थिव शरीर उसका नूरपुर में पहुंचा। आज नूरपुर में उसका अंतिम जो है संस्कार जहां पर किया जा रहा है, पूरा राजकीय सम्मान के साथ एसपी साहबान पूरी टीम के साथ जहां पर उनको सलामी देकर उनके अंतिम संस्कार में जहां पर शामिल हुए हैं।
मैं अपनी ओर से, अपने नूरपुर परिवार की ओर से परिवार को सांत्वना देता हूँ कि उसके परिवार में शांति बने, इसकी आत्मा में शांति मिले, यही मैं कहना चाहूँगा। कल एक बहुत ही दुखद घटना हुई है। हमारे देश के 7 पुलिसकर्मी शहीद हुए, जिसमें 5 कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के थे और 2 चंबा डिस्ट्रिक्ट। नूरपुर से राकेश वोरा जी जो शहीद हुए हैं, उसके जो अखीरली जो राइट्स है उसके ऊपर मैं सरकार की तरफ से आया हूँ और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कुछ डिप्यूट किया था यहाँ आने के लिए। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़ 18 JK की तमाम खबरें हमारे साथ जुड़कर। नमस्कार।